Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 21 of mathematical statistics. In the last lecture, we discussed the discrete distributions, uniform distribution, Bernoulli's process, and we also defined the binomial distribution, and we did some examples as well. In the today's agenda, we will continue with our binomial distribution, and then we will also define the Poisson distribution and give its definition and motivation. Now, a theorem about the binomial distribution. The mean and variance of the binomial distribution B, that is the binomial variable, B x semicolon n comma p r, that is p is equal to np and sigma square is np q. अब हम इसको प्रूव करेंगे दैट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन वैल्यू है, यहाँ पे इसने p से ही लिखा हुआ है, मैं इसको लिखता हूँ म्यू लिख दूंगा इसकी जगह, जस्ट फॉर क्लैरिटी. दिस इज म्यू is equal to np, that means the mean value, and we need to prove that sigma square is equal to npq. So ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है जो कि थ्योरम है बाइनोमियल का. Let the outcome of the jth trial be represented by a binomial random variable I sub j. क्या है कि एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है. हम उसमें क्या करते थे, बाइनोमियल में क्या करते थे, हम एक रेपिटेशन करते थे n टाइम्स. एक ही एक्सपेरिमेंट कितनी दफा करते थे, n टाइम्स, और हम देखते थे कितनी दफा सक्सेस आई और कितनी दफा फेलियर आई. लेट्स से जो एक ट्रायल है, वन पर्टिकुलर ट्रायल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल I sub j which assumes the values 0 and 1. मैं इस तरह लिख लेता हूँ इसे कि I j एक ट्रायल है जो कि आइदर वैल्यू ले लेता है 0 और 1, और 0 आने की जो प्रोबेबिलिटी है हम उसे कहते हैं Q है, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी P है. Therefore, in a binomial experiment, the number of successes can be written as the sum of n independent indicator variables. यानी कि अगर मैं successes लिखूं, number of successes लिखूं तो वो क्या होगा, x कह लूं उसको, तो x would be first trial I1, then second trial, then third trial, इसे चलते चलते कहीं आएगा jth trial, and then up till IN. तो क्या कहा हमने कि एक ट्रायल जो है I1 है, दूसरा ट्रायल I2 है, I3 है. तो अगर हम टोटल सक्सेसेस देखना चाहें वो क्या बनेगा, x बनेगा. So, पहले में अगर सक्सेस आई तो हम 1 काउंट कर लेंगे, दूसरे में भी अगर सक्सेस आती तो टोटल सक्सेसेस 2 हो जाएंगी, तीसरे में फेलियर आता है तो 2 ही रहेंगी, तो 4 में अगर चौथे में फिर सक्सेस आई थी तो फिर 3 सक्सेसेस आउट ऑफ 4 हो जाएंगे, क्योंकि तीसरी वाली को हमने कहा था फेलियर था. तो अब टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो x है अगर, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज सक्सेसेस, एंड सक्सेसेस वुड बी आई जे. अगर 1 आ जाए तो हम उसे सक्सेस कहेंगे, अगर 0 आ जाए तो उसे फेलियर कहेंगे. अब करना क्या हमने, द नंबर ऑफ सक्सेसेस कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ n इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स, मगर हमने फाइंड क्या करना था, म्यू फाइंड करना था. म्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, विच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो म्यू इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, एंड वी राइट इज इक्वल टू म्यू, एंड इट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 up to IN. अब एक और बात याद रखें
कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उसमें जो प्रोसेस था उसमें क्या चीज थी कि इंडिपेंडेंट ट्रायल से कि I1 या I2 जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते थे. दे वर ऑल इंडिपेंडेंट ट्रायल्स. इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन बाय यूजिंग द थ्योरम ऑन इंडिपेंडेंस एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि ओरिजिनल था हमारे पास I1 प्लस I2 अप टिल In. क्योंकि I1 और I2 इंडिपेंडेंट हैं, they are all independent, so I can write it as expected value of I1 plus expected value of I2 plus expected value of I3 up till expected value of In. और ये था हमारे पास म्यू के बराबर. How to find the expected value of I1? Let's find an expected value of I sub j, which can either get a 0 value, ij can be what? 0 or 1. So if it's 0, then it's the probability is q, and if it's 1, the probability is p. तो एवरेज की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? किसी भी रैंडम वेरिएबल की हम उस रैंडम वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते थे. 0 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो q है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी p है. तो जब ये दोनों किया हमने तो 0 टाइम्स q इज 0, 1 टाइम्स p इज p. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी ij इज p. सिमिलरली I1 की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसकी दोनों जो वैल्यूज हैं, आइदर द रैंडम वेरिएबल टेक अ वैल्यू 0 और 1. 0 को 0 की प्रोबेबिलिटी से और 1 को 1 की प्रोबेबिलिटी से. क्योंकि तमाम ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हमने एक्सपेक्टेशन जो है वो सब पे लादा लादा लिख लिया है अकॉर्डिंग द थ्योरम. एंड सेकंड थिंग कि हर एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इज द सेम. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू q फॉर ऑल आइज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू p फॉर ऑल आइज. तो इसलिए तमाम जेस के लिए ये ट्रू होगा. यहाँ पे J1 से लेके 2 से लेके n तक जाता है. तो अगर ये हम प्लॉट इन कर दे, इसमें यहाँ पे डाल दें वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ I1 क्या होगी? वो भी P होगी. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ I2 भी P. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ I3 जी शाबाश वो भी P. एंड विल गो अप टिल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ In which is again P. So total P कितने हो गए? कि जितने हैं ट्रायल्स थे, ट्रायल कितने थे? N थे. तो N ही P आ गए. तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू NP, which proves the first part of the theorem. Now for the second part, we know to find the variance, what we need is sigma square is equal to expected value of x square minus expected value of x का होल स्क्वायर. ये डेफिनेशन है सिग्मा स्क्वायर की. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो हमारे पास ऑलरेडी है विच इज NP, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू x स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं. टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक्स आई जे ट्रायल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं. वो क्या थी जी प्लीज? दैट वाज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई जे स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई जे. ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है मगर एक ट्रायल के लिए कर दी. वहां पे पूरे प्रोसेस के लिए थी, यहाँ पे एक ट्रायल के लिए कर दिया. इसमें अगर देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इट विल बी यस एक आउटपुट का रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू का स्क्वायर इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इनटू द प्रोबेबिलिटी. तो एक वैल्यू थी 0 जिसका स्क्वायर लेंगे और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी q से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे को
1 थी उसका स्क्वायर लेते हैं और उसको प्रोबेबिलिटी p से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आ गया आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई जे, तो हमारे पास ऑलरेडी है विच वाज p, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इट वाज p। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 इंटू क्यू 0 प्लस p, यस, और सॉरी इस पूरे का स्क्वायर भी है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस p स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p टाइम्स 1 माइनस p। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था p प्लस q इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी की नॉर्मलाइजेशन के वजह से, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ये वाली वैल्यू 1 माइनस p की जगह डाल दें ऊपर तो आंसर आता है हमारा p इंटू 1 माइनस p इज इक्वल टू p इंटू q, और ये है सिग्मा आई जे का वेरिएंस, आई जे की वेरिएंस। ये अगर मुझे समझ आ गई है बात यहां तक सबको, तो देन आई नो दैट ऑल trials are independent. Yes, everybody with me on this one? क्या all trials are independent? और अगर आप थ्योरम इन्वोक करें जो हमने पढ़ा था वो था सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा I1 स्क्वायर प्लस सिग्मा I2 स्क्वायर प्लस सिग्मा I3 स्क्वायर अप टिल सिग्मा I सब n स्क्वायर। ये कहाँ से आया हमारे पास? बिकॉज सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट थे तो उनकी वेरिएंस जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, सबकी वेरिएंस ऐड हो जाती है। अगर ये ट्रू है तो देन क्योंकि आई जे के लिए हमने निकाला था पी क्यू एंड दिस वाज ट्रू फॉर जे इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो यहां पे भी आएगा पी क्यू। सेकेंड में भी सिग्मा आई टू स्क्वायर भी सिग्मा स्क्वायर ऑफ I2 will be PQ, sigma square of I3 will be again PQ, and so on so forth up till sigma square of I sub n। तो टोटल ट्रायल्स कितने थे? n थे। सो आई कैन से इट इज इक्वल टू n टाइम्स PQ, क्योंकि कितने PQs हैं? जितने ट्रायल्स थे, ट्रायल्स n थे तो टोटल n PQ, इन सबको ऐड करें तो बनेगा n PQ। तो दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो दैट प्रूव्स योर थ्योरम कि हमने मीन वैल्यू भी निकाली विच इज NP और वेरिएंस भी निकाली विच इज NPQ। और ये किसके लिए? ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल के लिए, कि कोई भी रैंडम वेरिएबल है बर्नौली और उसकी मीन वैल्यू निकालनी है तो आप यूं निकालेंगे और वेरिएंस निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे NPQ। आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। इसको फर्दर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट जी, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीज इज 0.4। ये हमें याद है कि एक पेशेंट है उसकी रिकवरी के चांसेस 0.4 है। इफ 15 पीपल्स आर नोन टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस डिजीज, 15 लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो क्या हुआ कि हमारे पास 15 पीपल हैं, यानी कि I1, जब मैं पिछली एग्जांपल से जो मैंने प्रूव किया था उसी तरह चलूं तो I1 फिर I2 फिर I3 अप टिल I15, और इनमें से कोई रिकवर कर सकता है, कोई खुदा ना खास्ता रिकवर नहीं करता। तो रिकवरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है 0.4 और Q इज इक्वल टू 1 माइनस P विच इज 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6।
सो अब क्या कहना करना क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अब क्योंकि हर शख्स इंडिपेंडेंट है, 15 लोग हैं, n इज इक्वल टू 15, हर शख्स इंडिपेंडेंट है, वो ठीक होता है या खुदा नास्ता नहीं ठीक होता, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो ये क्या बनता है, ये एक बर्नौली बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बन जाता है और इसकी मीन वैल्यू जो होगी वो होगी n टाइम्स p विच इज 15 टाइम्स 0.4 and this is equal to 6. So mu, the mean value is 0.6. Now the variance. Variance जो थी इसी प्रोसेस की वो क्या होगी, NPQ. It is NP तो हमने निकाला हुआ है which is 15 times 0.4 and Q is 0.6. So it is equal to 3.6 and sigma square निकाल लिया and sigma would be 3.6 का अंडर रूट विच इज 1.897। सिग्मा मैंने अब इसलिए निकाला है कि मैंने अगले प्रॉब्लम में उसको यूज करना है। तो बेसिकली जो पहला पार्ट है उसमें हमें सिर्फ सिग्मा स्क्वायर चाहिए था विच इज इक्वल टू 3.6 एंड सिग्मा हमने उसे अंडर रूट लेके पॉजिटिव अंडर रूट लेके हमने ले लिया। नाउ रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पार्ट फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये हमने यहां तक कर लिया है। देन यूज चेबीशेव्स थ्योरम टू इंटरप्रेट द इंटरवल म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। अब सिग्मा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है विच इज इक्वल टू 1.897। अब म्यू प्लस 2 sigma is mu is 6 plus twice 1.897 comes out to be 9.794 and mu minus 2 sigma comes out to be 2.206। क्या हो गया कि 2.2 से लेके 9.794। मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं, मगर पहले हम करते हैं कि चेबीशेव थ्योरम लिखते हैं। वो क्या था कि म्यू माइनस 2 सिग्मा अगर रैंडम वेरिएबल इससे बड़ा हो और लेस देन म्यू प्लस 2 सिग्मा हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 माइनस 1 ओवर के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के सिग्मा आता था ना, तो यहाँ पे के क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 ओवर 4 दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 3/4। सो इस चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है। अब दोबारा अगर मैं इसको लिखूं विद द वैल्यूज के 2.206 रैंडम वेरिएबल एक्स इससे बड़ा है और छोटा है 9.794 से, इस प्रोसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 से ज्यादा है। अब इस रिजल्ट को जरा इंटरप्रेट करते हैं कि हम डील किससे कर रहे हैं, पीपल से। मीन वैल्यू किसकी है, 6 लोग हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पर्संस में आ रही है। तो अगर मैं यूं देखूं कि म्यू माइनस 2 सिग्मा जो कि म्यू माइनस 2 सिग्मा 2.206 था, इसको मैं 2 ले लूं क्योंकि a person can't be in fractions, it can be only a whole number. Similarly, no mu plus 2 sigma will be 9.7 था, तो इसको मैं अगर 10 ले लूं तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है ये क्या मिल रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी के 2 से लेकर 10 लोग रिकवर कर जाएं। कहां से, 2 से 10 लोग रिकवर कर जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 से ज्यादा है। और 3/4 क्या बनता है 75%। कि ये 75% चांस है कि 2 से लेके 10 लोगों तक इस बीमारी से रिकवर कर रहे हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी, 15 लोगों से में से तकरीबन 2 से 10 लोग जो रिकवर करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 75% है। यस, आई होप कि आप इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी समझ गए होंगे
कि हमने क्या निकालना चाह रहे हैं। मीन वैल्यू तो निकाल ली, मीन वैल्यू है क्या, क्योंकि हमने मीन किसका निकालना था, कितने लोग रिकवर कर रहे हैं। तो म्यू वॉज 6 पीपल रिकवरिंग, सिग्मा जो रिकवर कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है। फिर प्रोबेबिलिटी जब निकाली, कितने से कितने लोग रिकवर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो 2 से 10 लोगों के रिकवर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 75% है। ओके, आई होप के आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और एग्जांपल है। इट इज अज्यूम दैट इम्प्योरिटी एग्जिस्ट इन 30% ऑफ ऑल ड्रिंकिंग वेल्स इन अ सर्टेन रूरल कम्युनिटी, कि 30% जो ड्रिंकिंग वाले कुएं हैं जिनमें से पानी पिया जाता है एक रूरल एरिया में, गांव में, तो हम सारे के सारे जो कुएं हैं उनको चेक नहीं कर रहे, हम सिर्फ 10 कुओं को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उनके पे टेस्टिंग करते हैं। 10 कुओं से पानी लेते हैं और उनका टेस्टिंग करते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अभी तक वो ये है कि इम्प्योरिटी एग्जिस्ट इन 30% ऑफ ऑल ड्रिंकिंग वेल्स। फाइन, 10 वेल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर टेस्टिंग। सिर्फ 10 कुओं को हम टेस्ट किया, सब तमाम कुओं को के पानी को टेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ 10 को। What is the probability that exactly 3 wells have the impurity, assuming that the conjecture is correct? That means कि किसी ने ये कह दिया कि 30% जो कुएं हैं वो खराब हैं। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 30% कुएं खराब हैं, तो अगर मैं 10 को चेक करूंगा तो क्या 3 कुएं जो हैं वो खराब निकलते हैं 10 में से या नहीं। तो ये बायनॉमियल या बर्नौली प्रोसेस है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज के 3 आउट ऑफ 10 विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्योर इज 3। अब अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी वाज गिवन 30% विच इज 30/100 which is equal to 0.3 जो मैंने यहाँ पे लिख ली। n was 10 which was total number of wells and 3 हम चेक करना चाह रहे हैं, x is equal to 3। ये तो हो गया आपका बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो बनती थी 10 चूज 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है जी, यानी कि कुआं, यहाँ पे सक्सेस की डेफिनेशन क्या है कि वो इम्प्योर है। ये याद रखिएगा, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 3 वेल्स हैव इम्प्योरिटी, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी को हमने सक्सेस कहा हुआ है कि हम चेक कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इम्प्योर होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो हम सक्सेस है, नहीं इम्प्योर होगा तो फेलियर है। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका पावर हो जाएगी 3 एंड ऑन द अदर हैंड 0.7 will be q because 0.7 plus 0.3 is equal to 1 which is q plus p is equal to 1, so it will be 10 minus 3. So 10 choose 3, 0.3 raised to power 3 and 0.7 raised to power 7। एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है। दूसरा तरीका देखते हैं जी। आप इसको अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, यू विल गेट अ आंसर विच इज 0.2668। ये कैलकुलेटर पे तो हो सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं दोबारा ये लिखता हूं प्रॉब्लम के 3, 10 एंड 0.3। ये याद करिएगा कि ये इस तरह से लिखा जाता था, x n और p। x वाज क्या, कितने सक्सेसेस चाहिए हमें, n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब एग्जैक्टली 3 चाहिए, तो इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि मैं सम कर लूं फ्रॉम x0 to 3 व्हाट b x 10.3 एंड सब्ट्रैक्ट कर लूं x is equal to 0 to 2 b x
10 एंड 0.3। ये ऐसे क्यों किया हमने? बिकॉज इससे ये फायदा हो रहा है कि मैं टेबल यूज कर सकता हूँ, मुझे वो कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ रही। यहाँ पे देखें 3 वाला, यहाँ तो 3 तक ऐड होंगे, यहाँ पे 2 तक ऐड होंगे सेकंड में। जब 3 वाले से 2 निकाल लेंगे तो सिर्फ फिर हम एग्जैक्टली 3 के प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अगर टेबल यूज करूं मैं तो क्या है, n इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 3 या r इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे होता था मैक्सिमम वी यूज टू गो टू r 3 हो गया और प्रोबेबिलिटी 0.3 हो गई। तो ये टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 0.3 एंड r क्या था जी पहले केस में 3। तो 3 को मैं अगर लेके जाऊं तो एक वैल्यू ये होगी मेरे पास 0.6496, और उसी में जब सेकंड वाली टर्म मैं सॉल्व करूंगा वो 2 तक जा रही थी, तो 2 वाला देखूं वैल्यू तो 0.3828। ये दो नंबर्स याद कर लें, 0.6496 और 0.3828। तो फ्रॉम द टेबल I can write this thing equal to 0.6496 minus 0.3828, and the answer is still the same, which is 0.2668. ये हमने फ्रॉम द टेबल कर लिया। इसमें याद रखिएगा कि आपकी बुक के एंड में अपेंडिक्स में ये सब तमाम टेबल्स दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p एंड r। उनको यूज करने का तरीका यह है कि आप पहले n चूज करें, फिर अपनी मर्जी का r देखें और देन द प्रोबेबिलिटी। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं प्रोबेबिलिटी की, लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये तो सारी गिवन है, और r की वैल्यूज भी अप टिल जब तक कि प्रोबेबिलिटी 1 ना हो जाए तो वहां तक जाती हैं, और n तो नंबर है ऑफ ट्रायल्स। इसका सेकंड पार्ट अगर पढ़ें सवाल का, वो क्या था जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 वेल्स आर इम्प्योर, कि 3 से ज्यादा कुएं जो है वो इम्प्योर हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर इन द पार्ट बी, वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर देन 3 निकालना मतलब यह है कि मैंने 3 भी रखना है उसमें, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी एंड अप टिल 10 जाना है। वो जरा थोड़ा मुश्किल है, तो व्हाई नॉट आई डू इट लाइक दिस कि 1 माइनस 3 से नीचे सारे माइनस कर लूं, दैट मीन्स x इज इक्वल 0 टू r इज इक्वल टू 3, b x सेमीकोलन 10 कोमा द प्रोबेबिलिटी 0.3। इसको देखें तो ये एग्जैक्टली वही बनता है कि हमने 3 तक तो माइनस कर लिया फ्रॉम 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अप टिल 10 जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और ये वैल्यू हमने 3 वाली वैल्यू पहले हमने टेबल से देखी थी, विच वाज 0.6496। सो इट इज 1 माइनस 0.6496 एंड द आंसर इज 0.3504। अब दोनों आंसर्स को, पार्ट ए का और पार्ट बी के आंसर को अगर हम इंटरप्रेट करें तो पार्ट ए ये कहता है कि 3 कुएं 10 में से 3 एग्जैक्टली 3 जो है वो अगर इम्प्योर निकलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2668, यानी कि 26.68%। और अगर ग्रेटर देन पी यानी कि 3 से ज्यादा खराब होने के क्या चांसेस हैं, वो हैं 35%। तो 0.3504 यानी कि 3 ना हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो। लेट्स से आपके पास टेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप फिर इन सबको ऐड करेंगे। किस तरह से? कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया था हाउ टू डू एंड चूज आर, वो आप देख लीजिएगा दोबारा से। आप हर कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर उसमें लिखा होता है कि हाउ टू डू इट। आप एक या तो बुक में से एक वैल्यू देख लीजिएगा, फिर अपने कैलकुलेटर पे चेक किएगा कैन यू गेट द सेम वैल्यू, फिर 1-2 वैल्यूज चेक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली
बहुत से नंबर्स हैं उनको सम करना पड़ेगा, तो उसमें छोटी मोटी गलती भी होती है, और मगर अगर आप केयरफुल हैं तो नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड आप टेबल भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट जी देखते हैं आप इसका, पार्ट सी। वो क्या था, ये जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरा इसको दोबारा एक दो दफा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द 30% आर इम्प्योर इज मेयरली अ कॉन्जेक्चर, कि किसी ने कह दिया यार 30% कुएं जो है ना का पानी इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी है, 30% कुओं में इम्प्योरिटी है। क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्या ये गैस सही है या नहीं है? तो ये किसने कहा था, ये पुट फोर्थ बाय द एरिया वाटर बोर्ड। क्या एरिया वाटर बोर्ड ने एक स्टेटमेंट दे दी कि 30% आर इम्प्योर। अब हम करते क्या हैं, सपोज 10 वेल्स आर randomly selected and 6 are found to contain the impurity. 6 are found to contain the impurity, कि 6 में से impure निकलती। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, what does this imply about the conjecture use probability statement? पहले तो हम देखते हैं कि 10 में से 6 क्या के पानी को impurity होना की क्या probability है। फर्स्ट पार्ट कि x ग्रेटर देन 6 के 6 से ज्यादा क्या निकल आते हैं, खराब निकल आते हैं। हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं कि हम एक काम करते हैं 0 से 10 तक, x की वैल्यू 0 से 10 तक, r 10 जा रहा है, विच इज इक्वल टू b x 10.3 माइनस 6 से नीचे नीचे r is equal to 5, शाबाश, b is equal to x 10.3। अब तमाम पे अगर ऐड कर लेंगे 0 से 10 तक तो आंसर क्या आएगा 1। ये मैं पहले भी कर रहा था मगर मैंने इस दफा कहा जरा एक्सप्लिसिटली सारे लिख लूं कि असल मकसद क्या है, 6, 7, 8, 9 और 10। तो मैंने पहले 0 से 10 तक ऐड किया, फिर उसमें से माइनस कर लिया 0 से 5 तक, और 0 से 10 का मतलब है तमाम पॉसिबिलिटीज, तो उनको ऐड करें तो जवाब हमेशा 1 ही आना चाहिए। माइनस इसको अगर टेबल में से देख लें आप, क्या है 5 10.3, अच्छा r 5 हो गया जी, n 10 ही था और प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो ये 0.9527, इट इज 0.9527 और आंसर आता है मेरा 0.0473। इस रिजल्ट को जरा इंटरप्रेट करते हैं, या पहले एक दफा फिर क्वेश्चन पढ़ लें सी, ताकि रिमाइंडर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे थे। The 30% are impure is merely a conjecture put forth by the area water board. Suppose 10 wells are randomly selected and 6 are found to contain the impurity. What does this imply about the conjecture? Use the probability statement. इसमें हमने कहा जी 6 are found contain impurity, यानी कि 6 हो, 7 हो, 8 हो, 6 तक जो हैं वो impure हैं। So 6 या उससे ज्यादा इम्प्योर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.473 है, 0.0473 है, विच इन परसेंटेज इज ओनली 4.7%। क्या चांसेस हैं कि 10 में से 6 या उससे ज्यादा इम्प्योर निकलें, तो उसकी चांसेस सिर्फ 4.7% है। अब 4.7% होना यानी कि 100 में से 4-5 होना और 10 में से 6 होना, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे 6 कुएं का पानी इम्प्योर निकलता है, उसमें इम्प्योरिटी निकलती है, तो 10 में से 6, तो इसका मतलब है ये 30% वाली बात सही नहीं है, ये काफी हायर परसेंटेज है। इट शुड हैव बीन मच हायर, क्योंकि अगर 30 के साथ मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर सिर्फ 4.7% आता है, विच इज नियरली इम्पॉसिबल। 100% इज 1, 0% इज 0, 50% इज 0.5, यानी कि हाफ चांस है। तो 4.7% तो बहुत छोटा सा है, और वो 30, इसका मतलब है वाटर बोर्ड जो कह रहा है कि 30% पानी में, 30% कुओं में के पानी में इम्प्योरिटी है, वो गलत कह रहा है। वो
एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि हमने 10 में से 6 किए थे तो वो तो ख़राब निकल आए, तो प्रोबेबिलिटी 10 में से 6 की तो 0.4.7 है। इसका मतलब है कि एक नंबर है जो कि गलत है, वो नंबर क्या होगा, 30% इम्प्योर वाला गलत नंबर है। इट शुड हैव बीन मच हायर, या एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा है मगर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी कम है। हो सकता है वो सही तरह चेकिंग ना की गई हो, या हो सकता है कोई छुपा रहा हो कुछ वैल्यूज। सो इट्स नॉट 30%, इट इज़ मोर देन दैट। यही हमसे कहा गया था कि आप प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट दें अबाउट द कंजेक्चर, कि हमने बता दिया कि ये कंजेक्चर सही नहीं है, या अंदाज़ा सही नहीं है आपका, इसको दुरुस्त करें। नेक्स्ट चलते हैं जी एक और एक्सरसाइज की तरफ। एन एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टाफ ऑफ 10। अब ये एक्सरसाइजेज आ गई हैं, ये हम पुराने एग्जांपल्स के साथ भी करेंगे, पुराने जो थ्योरम्स हैं उनके साथ भी यूज करेंगे उनको, और अभी जो आज प्रेजेंटली पढ़ा है उसको भी यूज करेंगे। एन एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टाफ ऑफ 10 टू सुपरवाइज अ सर्टेन प्रोजेक्ट बाय सिलेक्टिंग अ टैग एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 टैग्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to 10। कि 10 लोग हैं ऑफिस में, हमने हर एक का एक टैग बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बॉक्स में डाल दिया और रैंडमली एक पर्ची उठा ली और कहा कि ये शख्स जो है 6 नंबर जिसको दिया हुआ था या 7 नंबर दिया था, ये शख्स इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेगा। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन द टैग दैट इज ड्रॉन। What is the probability that the number drawn is less than 4? Also find the mean and variance of the random variable x. हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 से 10 किसी को भी उठाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, कोई किसी टैग की कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन f रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1/10। इक्वल प्रोबेबिलिटी के हैं सारे के सारे, फॉर x equals 1 2 3 up till 10. Now next part is find the formula for probability distribution, वो हमने निकाल दिया, of x representing the number on the tag that is drawn. What is the probability, ये second part जो अब हमने करना है, what is the probability that the number drawn is less than 4? So we want this probability that x is less than 4. Now x less than 4 should be sum over all x from 1 to 3 of what? Summing the probability. Probability हमेशा ऐसे ही निकालते थे ना कि रैंडम वेरिएबल्स जितने भी हैं जहां तक हमने करना है 1 2 3 उन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो इट इज 3 टाइम्स 1/10, क्योंकि fx 1/10 था, वो कॉमन बाय निकाल दिया और 3 टाइम्स ऐड हो गया, तो आंसर आ गया 3/10, क्योंकि 1 की ऐड करनी है, 2 की और 3 की। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। नाउ फाइंडिंग द सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी सी एक गलती की है, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, सॉरी प्रोबेबिलिटी इज फाइंड ऑफ लेस देन 4, नो इश्यूज। What is the probability the number drawn is less than? Also find the mean. Now we will find the mean. इसी probability को, ये probability हमने find कर ली थी, original distribution 1/10 थी, probability of getting any number less than 4 3/10, ये भी ठीक है। Next up we will find the mean, and mean of a uniform distribution क्या थी जी, 1 over k sum over I is equal to 1 to 10 एंड रैंडम वेरिएबल xi। ये तो हो गया फॉर्मूला, तो 1/k 10 आ गया, और सम करें इनको, किसको, 1 + 2 + 3 अप टिल 10, इनको ऐड करें तो आंसर आता है 55 डिवाइडेड बाय 10 एंड द मीन वैल्यू इज 5.5। अतः कि ये मीन वैल्यू सिर्फ जो नंबर है 1 to 10 उनकी मीन वैल्यू है, ओके 5.5। सिमिलरली वी फाइंड द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और उसका फार्मूला भी था 1 over k
yes, and I is equal to 1 to 10, then xi minus mu होल स्क्वायर। अब xi क्या है, पहले केस में 1 माइनस 5.5, 2 माइनस 5.5, 3 माइनस 5.5, 4 माइनस एंड 10 माइनस 5.5, और इन सब का स्क्वायर करके सम करना है फ्रॉम 1 टू 10, और वो बनता है, ये अगर पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8.25 आवर 10, सॉरी 10 से डिवाइड करने के बाद वो 8.25 आता है। तो सिग्मा स्क्वायर इज 8.25 एंड probability of x less than 4 is equal to 3 by 10 and mu is equal to 5.5. So total 4 पार्ट थे इसके। पार्ट नंबर 1 था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 10 टैग्स थे जो हमने एक बॉक्स में डाले थे, किसी एक टैग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10 है, तो x1 से लेकर 10 तक ये बनेगी f of x is equal to 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 हमें हर एक की अलग पता है विच इज 1/10, हम 1, 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो लेस देन 4 वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विच इज 3/10। मीन वैल्यू निकालने का ये फार्मूला था 1 ओवर k सम ओवर i is equal to 1 to 10 ओवर ऑल xi's, और वो क्या बनेगा 1/10, तो आ गया डिस्ट्रीब्यूशन से 1 + 2 अप टिल 10, 55/10, और ये बना 5.5। इन द लास्ट पार्ट वी वर सपोज टू फाइंड द वेरिएंस, और वेरिएंस इज 1 ओवर k सम ओवर xi माइनस मीन, यानी कि मीन से डिफरेंस हर रैंडम वेरिएबल का उसका स्क्वायर करना है, सम अप करना है और k से डिवाइड करना है, एंड वी गेट 8.25। ये हमारे हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने जो प्रॉब्लम की। नेक्स्ट टॉपिक इज 12 people are given 2 identical speakers to listen to for difference if any, कि 12 लोगों को n is equal to 12, उनको 2 स्पीकर्स दिए गए। स्पीकर्स क्या होते हैं, यानी कि टेप रिकॉर्डर का स्पीकर होता है या गाड़ी के जैसे म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर होता है। 2 स्पीकर दिए गए, आइडेंटिकल थे, और उनको कहा गया कि इन दोनों में से आवाज सुन के बताएं कौन सा स्पीकर डिफरेंस है या नहीं है। दोनों में से आवाज सुने और बताएं डिफरेंस है या नहीं है। लेट्स से देयर इज पीपल 1, पीपल 2, पर्सन 3, सॉरी अप टिल पर्सन 12, देयर आर 12 पीपल। हमने सबको स्पीकर दिया, पहले ने कहा जी यस डिफरेंस है, दूसरे ने कहा नहीं है, तीसरे ने कहा नहीं है, चौथे ने कहा यस है, इसी तरह किसी एंड वाले ने कहा नहीं है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि वो 2 स्पीकर्स दे दिए और उन्होंने पूछा यह गया है कि क्या इन दोनों की साउंड में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो पढ़ते हैं, 12 people are given 2 identical speakers to listen to for differences if any. Suppose that these people answer by guessing only. क्या मतलब कि वो गैस कर रहे हैं कि है या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है। उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उन्होंने नहीं लगाया, कोई टेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया कि वो सही तरह चेक कर सकता है, वो सिर्फ सुनते हैं और बता देते हैं कि सही है नहीं। सो दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी कि वो कहेगा कि खराब है या डिफरेंस है वो भी 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी कि वो कहे कि नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है वो भी 0.5 है, क्योंकि वो गैस कर रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी गैसिंग की यस या नो में 0.5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 people claim to have heard a difference between the 2 speakers, यानी कि 12 में से 3 यस मुझे मिल जाएं, ये प्रोबेबिलिटी हम चेक करना चाह रहे हैं। तो ये फिर क्या हुआ, बर्नौली ट्रायल हो गया, बायनॉमियल वेरिएबल हो गया, एंड वी आर लुकिंग फॉर पी x इज इक्वल टू 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 3 लोग यस कर दें, एंड दैट वाज
out of 12 we chose 3 and probability of what success was 3 and probability of failure Q is 12 minus 3 and this is equal to 12 3.5 cube and 0.5 raised to power 9। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका 0.0537। एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये है। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं और वी कैन डू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 और ये आप टेबल में से देख सकते हैं। ये वैल्यूज आप टेबल में से देख सकते हैं और हमारे पास 12 है, n इज इक्वल 12, r एक केस में 3 है और दूसरे केस में 2 है और प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है 0.5। जब मैंने टेबल में से देख के ये किया वो था 0.730 और लेस देन 2 was 0.0193 and the answer comes out to be 0.0537 which is the same as the past one and it should have been same. The only difference is एक में हमने कैलकुलेशन की और एक में हमने टेबल यूज किया और टेबल यूज करने का तरीका क्या है कि 3 और 3 से बड़े वाले को हमने कर लिया लेस देन यानी कि 3 एंड लेस देन 3 के लिए हमने एक सॉल्व कर लिया माइनस 2 एंड लेस देन 2 माइनस किया तो फिर ओनली 3 is left. Next up जी, in a certain city district the need for money to buy drugs is stated as the reason for 75% of all thefts. Find the probability that among the next 5 theft cases reported in this district, part A is exactly 2 resulted from the need for money to buy drugs, at most 3 resulted from the need for money to buy drugs. क्वेश्चन क्या है कि एक सिटी डिस्ट्रिक्ट है उसमें चोरियां हो रही हैं और चोरी जब चोर को पकड़ा जाता है तो उसका मेन रीज़न होता है कि जी मैंने इसलिए चोरी की कि मुझे नशा करना था, तो इसीलिए कहते हैं नशा बुरी बला। तो नशा करना था तो उसके रीज़न जो थी 75% ऑफ टाइम जो रीज़न थी फॉर चोरी के लिए या थेफ्ट के लिए वो थी ड्रग यूज़। Find the probability that among the next 5 thefts, अब हर थेफ्ट जो इंडिपेंडेंट है तो 5 थेफ्ट में से एग्जैक्टली 2 जो हैं वो इस वजह से हुए कि लोगों को पैसे चाहिए थे फॉर यूजिंग ड्रग्स। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x एग्जैक्टली इक्वल टू 2 और आउट ऑफ 5 वी चूज 2। अब p देखते हैं क्या है 75% का मतलब है व्हाट 0.75 या फिर 3/4 एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 दोनों हो गए। सो 5/4 इंटू 3/4 या 5 चूज 2 है, 5 चूज 2 इंटू 3/4 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ p है, इसकी पावर क्या होगी 2 और 1/4 q जो था वैल्यू q की उसकी पावर है 5 माइनस 2 क्यूब। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आता है आपका 0.08879। इसको इजीली कर सकते हैं, हर चीज़ भी टेबल से नहीं करनी क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको अगर मैं करूं तो क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल, ऊपर 5 फैक्टोरियल आएगा विच इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे एक आएगा 2 फैक्टोरियल और एक 5 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज़ 3 फैक्टोरियल। ये आपको मैंने कल भी बताया था
कि n r जो होता है वो बराबर होता है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये वाली वैल्यू जब मैंने यहाँ पे यूज़ की तो ये बना 3 फैक्टोरियल 3 4 कट गया, 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे 2 बचा, 10 बन गया और 3/4 की पावर 2 है और 1/4 की पावर 3 है। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तब भी यही आंसर आएगा विच इज 0.0879। पार्ट बी देखें जी, अगर आप एट मोस्ट 3 रिजल्टेड फ्रॉम द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग्स, एटलीस्ट 3 यानी कि 3 भी हो सकते हैं। यस, एट मोस्ट, सॉरी एट मोस्ट, इट्स नॉट एट लीस्ट, इट्स एट मोस्ट के 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 हमने फाइंड करनी है, तो इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 to 3 b x सेमीकोलन 5 टोटल n था और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाज 3/4। तो इसका एक तरीका यह भी है कि हम टेबल में से देखें, मगर हर वैल्यू जैसे 5 वाला हो सकता है टेबल मौजूद ना हो, या 3/4 यानी 0.75 वाली प्रोबेबिलिटी वहाँ पे मौजूद ना हो। तो उसका एक और तरीका भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि टोटल 5 से अगर मैं x को 5 तक ले जाऊँ तो जवाब क्या आएगा? यस, द आंसर वुड बी 1। तो 1 माइनस, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 करूं तो मेरा आंसर जो होगा वो आएगा 0.3672। तो 4 वाला भी निकाल लूं और 5 वाला भी निकाल लूं तो बाकी बचेगा अप टिल 3। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये इक्वल टू 5 है, इट दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, ये नहीं है। सो टोटल यहाँ पे 5 अगर रखूंगा तो 5 में से 5वीं वैल्यू और चौथी वैल्यू माइनस करूं तो बाकी 3 वाली बचेगी। तो अगर ये मेरे पास टेबल में मौजूद नहीं है तो मैं ये वाला भी प्रोसेस कर सकता हूं कि 1 इज द टोटल फॉर 5, उसमें 5 वाला माइनस कर लूं, फिर 4 वाला कर लूं तो बाकी 3 तक बच जाएगा। तो दिस इज अनदर आंसर। ये भी आप खुद करके एक दफा चेक कर लीजिएगा प्लीज। You have to solve it and check that your answer is also correct. Next, consider 30% of all pipework failures in chemical plants are caused by operator error. कि 30% पाइप वर्क फेलियर, जितने पाइप्स हैं उनका फेलियर होने का वो ऑपरेटर का एरर है। What is the probability that out of the next 20 pipe works, ये जब आउट ऑफ आ जाए तो हमें थोड़ा सा शक हो जाता है कि बायनॉमियल या बायनॉली है, प्रोसेस है, बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल है या ऑब्वियसली ये बायनॉली प्रोसेस है। क्या हमने कितने चेक किए? 20 चेक किए, एटलीस्ट 10 आर ड्यू टू ऑपरेटर एरर। वंस वी चेक 20 एटलीस्ट 10, एटलीस्ट जब आ जाएगा तो अभी पिछले एग्जांपल में भी हुआ था एट मोस्ट था और यहाँ पे एट लीस्ट। एट मोस्ट क्या होगा कि मैक्सिमम 3 तक जा रहा था वहां पे, क्योंकि 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था और 3 भी। एट लीस्ट का मतलब यह है कि 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, 13 भी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो पार्ट ए इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 10। इसमें से जो कुछ वैल्यूज लिख लें हम, p जो था 30% था विच इज 0.3 और Q 0.3, 1 में से 0.3 माइनस करें तो 0.7। अभी तक तो ये चीज याद हो जानी चाहिए कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है कि फेलियर और सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटीज ऐड करें तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। सो दिस मीन्स इट इज इक्वल टू x इक्वल टू 10 to 20 बायनॉमियल x, 20
0.3। इसको करने का एक तरीका ये है कि हम 10 से 20 तक टेबल में नहीं देख सकते, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू 1 माइनस probability of x less than 9। लेस देन 9 इज इजी बिकॉज 0 से लेके 9 तक हम कर सकते हैं, तो 1 माइनस कर सकते हैं। तो वो अगर आप करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1 माइनस 0.9520 और ये बन रहा है 0.0480। पार्ट बी देखें जी इसी का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 4 आउट ऑफ 20 such failures are due to operator error। no more than 4, इस पे क्या है, no more than 4 that means 0 से लेके 4 तक। probability that random variable x is less than equal to 4, ये exactly वैसे ही करेंगे, ये तो डायरेक्टली टेबल से निकल आएगा क्योंकि वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से 4 तक शुरू हो रही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2375.2375। and part C is suppose for a particular plant that out of the random sample of 20 such failures, 20 such failures exactly 5 are operational errors। 20 फेलियर हमने लिए और 5 जो हैं वो ऑपरेटर्स का एरर था, तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली हमने 5 निकालना है। ये भी आप लेस देन इक्वल टू 5 करके माइनस इक्वल टू लेस देन 4 कर लेंगे। इट विल बी x लेस देन इक्वल टू 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 और दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.1789 which is about 17%, which is about 17%। अब ये प्रोबेबिलिटी के 5 ऑपरेटर की वजह से हो, ये प्रोबेबिलिटी इतनी कम नहीं है। जैसे इन द प्रीवियस केस हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी आ रही थी अबाउट 4%, वो बहुत कम थी, यहाँ पे 17% के करीब आ रही है। तो इसका मतलब है 20 में से 5 ऑपरेशनल एरर्स हो सकते हैं। इसका मतलब है 30% का जो हमारा एस्टिमेट था वो इस केस में ठीक है। 30% का एस्टिमेट इज रीजनेबल एस्टिमेट बिकॉज हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 17% आ रही है। अब जब एक जनरल स्टेटमेंट आपने कभी सुनी हो, वो है कि वी कैन लाई विद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ लोग झूठ बोल सकते हैं। आई वुड नॉट ब्लेम द साइंस, मैं स्टैटिस्टिक्स को ब्लेम नहीं करूंगा, हम उसकी इंटरप्रिटेशन को ब्लेम करेंगे। अब मेरे पर्सनल व्यू में ये 17% इज हाई इनफ के चांसेस हैं कि जी 5 खराब हो सकते हैं। किसी और के व्यू में हो सकता है 17% इज नॉट दैट हाई। इन द पास्ट आई सेड 4.7% इज वेरी लेस प्रोबेबल और इसलिए हम वो 30% वाली बात नहीं मानते। यहाँ पे मैं कहता हूँ 17% इज गुड इनफ, मैं 30% वाली बात मानता हूँ। तो आई थिंक इट्स मोर अ रिलेटिव थिंग हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। इट्स नथिंग रॉन्ग विद स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ। जो ये नंबर आ रहे हैं वो ठीक हैं और जब हम उनसे गैस करना चाह रहे हैं या उनसे अखज़ करना चाह रहे हैं वो उनमें डिफरेंस हो सकता है। ये जो टेबल था जिसको मैंने यूज करके लास्ट प्रॉब्लम की थी, लास्ट एग्जांपल की थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक बड़ी खूबसूरत चीज, पॉइजन एक्सपेरिमेंट एंड पॉइजन process, Poisson's experiment and Poisson processes. Experiments yielding numerical values of a random variable x. Experiments yielding numerical values of a random variable x, the number of outcomes occurring during a given time interval or in a specified region are called Poisson process. इस स्टेटमेंट को जरा दोबारा पढ़िएगा। किया है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑब्वियसली इट्स अ चांस एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी आउटपुट नंबर में आती है, 1 2 10 15 नंबर आता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ आउटकम्स अकरिंग ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल। यानी कि मैं कहूँ जी 1 सेकेंड में
या 1 मिनट में, फॉर एग्जांपल जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस क्लासरूम में क्लास शुरू होने में 1 मिनट में कितने बच्चे एंटर होते हैं, कितने स्टूडेंट्स एंटर होते हैं, तो वो क्या हो गया, रैंडम एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उसका कोई भी नंबर आ सकता है। अब मैंने गिवन इन टाइम इंटरवल दे दिया। इसी तरह अगर एक पार्क है बहुत बड़ा सा, उसमें लोग घूम रहे हैं और मैंने पूरे पार्क के छोटे छोटे हिस्से किए हुए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ किसी एक ब्लॉक में कितने लोग हैं किसी एक टाइम पे, तो वो स्पेसिफिक रीजन में कितने नंबर आ जाएगा। वो नंबर जो है वो एक पॉइजन एक्सपेरिमेंट या पॉइजन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसको फर्दर देखते हैं, वो क्या है, द गिवन टाइम इंटरवल मे बी ऑफ एनी लेंथ सच एज अ मिनट, अ डे, अ वीक, अ मंथ और इवन एन ईयर। Hence, a Poisson experiment can generate observations for the random variable x which may represent. अब अगर देखें, हम एक टेलीफोन कंपनी है, उसने आपको घर में लाइन दी हुई है, टेलीफोन लाइन दी हुई है, वो देखना चाहते हैं, या बहुत से लोग हैं उधर फ़ोन कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर आवर रिसीव्ड बाय एन ऑफिस। एक ऑफिस की मैं बात कर लेता हूँ अभी, कि एक ऑफिस में हमने एक अटेंडेंट रखा हुआ है जो कि फ़ोन कॉल्स रिसीव करता है, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर आवर रिसीव्ड बाय द ऑफिस। तो ये एक पॉइजन प्रोसेस हो गया, पॉइजन एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर दूसरा है कि नंबर ऑफ डेज स्कूल इज क्लोज ड्यू टू स्नो ड्यूरिंग द विंटर, कि कितने दिन स्कूल बंद होता है इन विंटर। अब एक महीना ले लें, एक महीने में कितनी दफ़ा बंद होता है, या एक साल में कितनी दफ़ा बंद होता है, या एक वीक में कितनी दफ़ा बंद होता है ड्यू टू स्नो। ये भी एक पॉइजन प्रोसेस होगा, चाहे वो एक हफ्ते का हो, महीने का हो, साल का हो, सीजन का भी हो सकता है। और द नंबर ऑफ पोस्टपोन गेम्स ड्यू टू रेन ड्यूरिंग अ बेसबॉल सीजन, कि एक बेसबॉल सीजन होता है लेट से 3 महीने का, जिसमें लोग अमेरिका में बेसबॉल खेलते हैं, बेसबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे हम पे शारजा कप होता है क्रिकेट का। तो कहते हैं बारिश की वजह से कितनी गेम्स कैंसिल हो जाती हैं, पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, तो 3 महीने में कितनी गेम्स पोस्टपोन्ड हुई। ये भी एक रैंडम नंबर होगा, हो सकता है एक साल में एक भी ना हो, दूसरे साल में 10 हो जाएं, नेक्स्ट डेट पे जाना पड़े उनको, तो वो भी एक पॉइजन एक्सपेरिमेंट। इसी तरह आप भी सोच सकते हैं, लेट से एटीएम की मैं मिसाल अक्सर देता होता हूँ कि एक एटीएम मशीन है, उस पर हम देखते हैं जी कि 1 घंटे में कितने लोग उसको विजिट करते हैं, तो एक नंबर है, वो भी एक पॉइजन प्रोसेस है। आप उसको 1 दिन में करना चाहते हैं, 1 घंटे में देखना चाहते हैं, एक साल में देखना चाहते हैं कि एक मशीन कितनी दफ़ा यूज़ हुई, तो उसका फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, कि हम ये भी देख सकते हैं कि जी एक साल में ऑन द एवरेज इतनी यूज़ होती है, 5 साल मशीन की लाइफ है, तो क्या जो हम फीस चार्ज करते हैं टू द कस्टमर्स, उससे ये मशीन की प्राइस पूरी होती है या नहीं होती। सो डिफरेंट रीजंस होते हैं फॉर स्टैटिस्टिक्स। अभी तक तो हम सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, और इसमें से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, काफ़ी सारी हमने की हैं। That gives you an insight how statistics is applied in our daily lives. अब एक तो हो गया टाइम इंटरवल में, अब देखते हैं स्पेस में कैसे होते हैं। The specified region could be a line segment, an area, a volume, or perhaps a piece of material. In such instances, X might represent the number of field mice per acre. के खेत है, उसमें चूहे आ गए जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, खेतों को डैमेज करते हैं लेट से, तो हम देखते हैं जी कि 1 एकड़ में कितने चूहे होते हैं, यह भी पॉइजन प्रोसेस है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ गिवन कल्चर, क्या आपने कितने बैक्टीरिया एक सैंपल में आ गए, क्योंकि अब मेडिसिन की कंपनी है, तो हमने एक मेडिसिन डाली तो कितने बैक्टीरिया उसमें रह गए, कितने 1 घंटे में कितने बैक्टीरिया, एक कल्चर था पूरा, एक बॉक्स था, उसमें कितने बैक्टीरिया पैदा हुए या मार गए। और द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स पर पेज, कि आप टाइपिंग कर रहे हैं और एक पेज पे आप कितने एरर्स करते हैं, यह भी एक पॉइजन प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने 100 पेज टाइप किए हैं तो हर पेज पे काउंट कर सकते हैं कितने एरर्स किए आपने। पॉइजन एक्सपेरिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पॉइजन प्रोसेस, पॉइजन प्रोसेस से पॉइजन एक्सपेरिमेंट ड्राइव किया जाता है। व्हाट इज अ पॉइजन प्रोसेस? अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ पॉइजन प्रोसेस इफ द प्रोसेस हैज नो मेमोरी। नंबर 1 कि प्रोसेस की अपनी कोई मेमोरी
नहीं है। द पॉइजन प्रोसेस हैज नो मेमोरी एट ऑल। व्हाट डज दैट मीन कि जी अगर एटीएम की मिसाल दूं, 1 घंटे में मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोग उस पे आते हैं, तो पहला शख्स जो आता है एटीएम मशीन पे रैंडम टाइम पे आया था, आया, उसने अपना जो भी पैसे लेने थे वो लिए और चला गया। दूसरा शख्स जो है वो पहले शख्स से इंडिपेंडेंट है। वी आर नॉट थिंकिंग कि सारे लोग दोस्त हैं, सब इकट्ठे आए थे, मगर हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि वो सारे इंडिपेंडेंट हैं। कोई दफ्तर जा रहा था, उसने जाते हुए पैसे निकाल लिए, कोई घर में बैठा था, उसने कहा यार पैसे चाहिए, चलो जाके निकाल लेते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं। और इसमें यह भी नहीं है कि अगर अभी 5 मिनट पहले कोई शख्स आया, उसने पैसे निकाले, तो हमें याद रह गया क्योंकि 5 मिनट पहले आया था, अब मैं यार 10 मिनट बाद ही जाऊंगा। ऐसी कोई मेमोरी नहीं है। द प्रोसेस हैज नो मेमोरी एट ऑल। The probability that a single outcome will occur during a very short time interval or in a small region is proportional to the length of the time interval or the size of the region and does not depend on the number of outcomes occurring outside this time interval or region. ये बड़ी important चीज़ है, इसको देखिएगा ज़रा। लेट्स से ये मैं टाइम एक्सिस बना लेता हूँ। ये 12 बजे अभी और हम चलते हैं, ये 1 बजे, 2 बजे दोपहर के। अब हम कहते हैं कि 12 बजे हमने टाइम देखना शुरू कर दिया और काउंट करना शुरू कर दिया कि एटीएम पे कितने लोग आए। हो सकता है 12 बज के मैं कहता हूँ जी 12 से लेके 12 बज के 5 मिनट तक, 12 बज के 5 मिनट तक कोई शख्स आता है या नहीं आता। अगर आता है तो मैं उसे कह देता हूँ यस, अगर नहीं आता तो उसे कह देता हूँ नो। फिर 12:05 से लेके 12:10 तक फिर देखता हूँ कि यस या नो। इसी तरह हर 5-5 मिनट के इंटरवल में। अब एक 5 मिनट के इंटरवल में यस होने के चांसेस कितने हैं। अब अगर मैं इस 5 मिनट के इंटरवल को बढ़ा के 15 मिनट का कर दूं तो ऑब्वियसली किसी शख्स के आने या ना आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो क्या कह रहे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल आउटकम विल अकर during a very short time interval or is proportional to the length of the time interval, is proportional to the length of the time interval। कि अगर मैं इंटरवल बढ़ा दूंगा, 12 से 12:05 तक मैंने देखना था तो प्रोबेबिलिटी कम है, 12 से 12:15 तक देखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। और 1 घंटे का कर दूंगा जी 12 से 1 के दरमियान कोई शख्स आता है या नहीं आता, सिर्फ मैंने यस नो करना है। अगर आता है तो यस, तो जितना टाइम छोटा होगा उस किसी के आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, टाइम बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये कहना चाह रही है। और इसी रीजन को देख लें, अगर मैंने पर एकड़ देखना है कि कितने रैट हैं या माइस हैं, तो अगर मैं रीजन छोटा सा बना लूँ 1 एकड़ में और कहूँ यहाँ पे माइस है या नहीं है, तो नहीं है जी। इसमें है या नहीं है, यस है। तो अगर ये रीजन बड़ा बनाऊंगा तो टू फाइंड अ माइस चांसेस विल इंक्रीज, यस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया पॉइजन प्रोसेस का। एंड द थर्ड पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन आउटकम विल अकर इन सच अ शॉर्ट टाइम इंटरवल और फॉल इन सच अ स्मॉल रीजन इज नेग्लिजिबल। क्या हमने रीजन अब जैसे यहाँ पे किया था 12 से 12:05, 12:05 से 12:10 किया था। अगर हम रीजन स्मॉल रखेंगे तो एक से ज्यादा शख्स का आना एटीएम की मशीन पे उतनी जगह पे उतनी देर में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मगर रीजन बड़ा रखेंगे, 1 से 12 से 1 बजे तक रखेंगे तो हो सकता है 2 शख्स आ जाएं, 3 आ जाएंगे। अब हम चाह ये रहे हैं कि हमारा इंटरवल इतना हो कि उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली इंटरवल के लेंथ के मुताबिक होगी। जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मगर हम ये भी करना चाह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन आउटकम्स विल अकर इन अ शॉर्ट टाइम। अगर टाइम शॉर्ट है तो 1 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी भी हम नेग्लिजिबल रख रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये साइज ऐसा है, यहाँ पे माइस है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 1 ही माइस निकलेगा, 2 नहीं निकलेंगे। जस्ट ये प्रोसेस का तीसरा पार्ट है। इसको अब फर्दर जब हम देखेंगे तो ये सारी डिटेल्स भी समझ आ जाएंगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी
समझ आ गया। इसको दोबारा पढ़िएगा और इसके बारे में आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं और भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब दोबारा से पॉइजन्स प्रोसेस, द नंबर x ऑफ आउटकम्स अकरिंग ड्यूरिंग अ पॉइजन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल। अब जो नंबर ऑफ पीपल थे आउटकम वो क्या थी? यस, इट वाज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हम उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं जी कि 1 घंटे में कितने लोग आए। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं 1 घंटे में कितने लोग आए, 1 आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो उसको हम कहेंगे पॉइजन रैंडम वेरिएबल। इसको इस बात से कंफ्यूज ना कीजिएगा जो मैंने पहली बात की थी कि स्मॉल रीजन होगा तो उसमें 1 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 घंटा है या x इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अब हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं कि x इज द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग ATM मशीन इन 1 आवर। सो वो x कुछ भी हो सकता है, हम इसको कहेंगे पॉइजन रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फार्मूला देखते हैं। The probability distribution of the Poisson random variable x representing the number of outcomes occurring in a given time interval or specified region denoted by t। अब हमें t कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। t हम 1 घंटा भी रख सकते हैं, 2 घंटा भी रख सकते हैं, 3 घंटे भी रख सकते हैं, और मिनटों में करें तो मिनट्स भी रख सकते हैं। Denoted by t is given as probability of x semicolon lambda t is given by e raised to a minus lambda t into lambda t raised to power x over x factorial, where x is goes from 0, 1, 2, 3 up till infinity. टेबल 2 ऑफ द टेक्स्ट, इस बुक के टेबल 2 में हमें ये वाला टेबल दिया हुआ है वेयर आर लैम्डा टी जो है x गोज फ्रॉम 0 टू r तक हम सम करें। जैसे बाइनोमियल में हम सम करते थे, यहाँ पे भी अब हम सम कर सकते हैं कि 1 शख्स आए, 2 शख्स आए, 3 आए, अप टिल जितना भी आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इस फार्मूले में लैम्डा इज द एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम, एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस, एरिया और वॉल्यूम। lambda is the average number of outcomes per unit time, distance, area और volume, and e जो है exponential which is जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71828। ये तो होगा Poisson distribution। During a laboratory experiment, the average number of radioactive particles passing through a counter in 1 millisecond is 4। During a laboratory experiment, the average number of radioactive particles passing through a counter in 1 millisecond is 4। तो लैम्डा हो गया हमारा पास 4 per millisecond। What is the probability that 6 particles enter the counter in a given millisecond? अब टाइम उसने दे दिया कि 1 मिलीसेकेंड यहाँ पे आ गया गिवन मिलीसेकेंड, और पार्टिकल्स कितने चाहिए हमें x इज इक्वल टू 6। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब लैम्डा t को हम म्यू भी कहते होते हैं इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 मिलीसेकेंड इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 6। तो पॉइजन का जो फॉर्मूला था वो क्या था x लैम्डा t, और what is the probability that 6 particles enter the counter? तो इसको आप करेंगे अगर तो e raised to power minus lambda t raised to power 4 over lambda t raised to power x, lambda t raised to power x and नीचे आएगा x फैक्टोरियल। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ फिर इसको वैल्यूज डालता हूँ। सो e रेज़ टू पावर लैम्डा t क्या निकाला था हमने जी 4, और फिर 4 रेज़ टू पावर x विच इज 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल।
आप इसको अगर सॉल्व कर सकें e⁻⁻4 एंड देन दिस, तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। इसका एक और तरीका भी है कि अगर मैं क्या यूज करूं, मैं यूज करूं x इक्वल टू 0 से 6 तक p x4 माइनस x इक्वल टू 0 टू 5 p x5 सॉरी x4, 4 इज लैम्डा t। ये फॉर्मूला देख लें पीछे जो हमने किया था, पी आर टी क्या था, x लैम्डा टी, यहाँ पे x लैम्डा टी। तो यहाँ पे r तक तमाम वैल्यूज को हम सम करते हैं। तो इस केस में मैं कह रहा हूँ 6 तक सम कर दें और दूसरे केस में मैं 5 तक, तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप आंसर देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास इस टेबल में देखें, r को हमने लेना है 6 इन वन केस, और हमारे पास जो वैल्यू बन रही थी वो बन रही थी 4। म्यू वॉज इक्वल टू 4, म्यू वॉज इक्वल टू लैम्डा टी 4। तो 6 के लिए वैल्यू बन रही है 0.8893, और फिर दूसरे केस में हमारे पास 5 के लिए करनी थी तो 0.7851। तो पहली वैल्यू थी 0.8893, सेकंड वैल्यू वाज 0.7851 एंड द डिफरेंस इज 0.1042। ये क्या कह रहे हैं आप कि 1 मिली सेकेंड में 6 पार्टिकल्स के एंटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 मिली सेकेंड में 6 पार्टिकल्स के एंटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आपको मिल गई। इट इज 0.1042, दैट मीन्स अबाउट 10%। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द लेक्चर। आज हमने क्या किया, हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और थोड़े से एवरेज वैल्यू और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की, हमने कुछ और प्रॉब्लम्स की, फिर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की मोटिवेशन डिस्कस की और उसका फार्मूला डिस्कस किया और उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स की। रेफरेंस इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल एंड ऑल्सो द शॉम्स आउटलाइन सीरीज इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा प्रॉब्लम्स की एंड अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।